Hello students, today we are going to read a very nice chapter of our book First Flight named Diary of Anne Frank. Anne Frank is a 13-year-old girl whom her father gifted a diary on her birthday, and she decided to write that diary. And she made her best friend and named her Kitty. So the diary became a book and it became world's bestseller. So let's start this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी लिखना बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. सिर्फ यही बात नहीं है कि मैंने आज तक पहले कुछ लिखा नहीं था. I was not expert in writing, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. सिर्फ ये बात नहीं थी कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बल्कि ये भी था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बाद में ना तो मैं ना कोई और इंटरेस्टेड होगा उन थॉट्स में. म्यूजिंग्स मीन्स थिंकिंग्स, थॉट्स. एक 13 साल की लड़की, एक 13 साल की स्कूल गर्ल, उसका क्या थॉट लेवल है, वो क्या सोचती है, जैसा वो लिख रही है, उसको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. इवन मैं भी नहीं. ओह वेल, इट डजंट मैटर. खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग. मुझे लिखने का मन कर रहा है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मुझे जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मेरे अंदर जो थॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो मुझे करना है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड. ये मेरी ज़रूरत है कि जो भी मुझे शेयर करना है, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, इसको शेयर करने की मुझे बहुत ज़रूरत है. और डायरी बहुत हेल्पफुल हो सकती है मुझे ये सब चीज़ें शेयर करने में. Paper has more patience than people. Now, this is a very important line of this chapter. एक पेपर में ह्यूमन बींग्स के बजाय उनके कंपैरिजन में ज़्यादा पेशेंस होता है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मैं इस saying के बारे में, ये जो saying है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसके बारे में मैं सोचती थी उन दिनों में जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी और मैं घर में अकेले बैठी रहती थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस. मैं काफ़ी बोर होती थी और मैं लिस्टलेस थी. लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी और इंटरेस्ट, फीलिंग लेजी और अपसेट, वंडरिंग वेदर टू स्टे और इन और गो आउट. और मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे कहीं बाहर जाना है, घर से बाहर निकल के अपना मूड फ्रेश करना है, मुझे घर में ही रहना है. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. और मैं वहीं रुकी रही जहां पर मैं ब्रूडिंग कर रही थी. ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. और हाँ, मुझे लगा कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैग्ड नोटबुक, और मैं ऐसा प्लान कर रही थी कि मैं किसी को नहीं पढ़ने दूंगी ये जो मेरी डायरी है, जो कि स्टिफ्ड बैग्ड है, जिसका हार्ड कवर है. ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको मैं ग्रैंडली क्या कह सकती हूँ, सब लोग क्या कहते हैं, डायरी. एक हार्ड कवर वाली जो नोटबुक है जिसको डायरी कहा जाता है. मैं ऐसा प्लान कर रही थी कि मैं इसको किसी को नहीं पढ़ने दूंगी unless I should ever find a real friend. जब तक कि मुझे एक असली दोस्त, सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, it probably won't make a bit of difference. और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे मुझे दोस्त मिले ना मिले, रियल फ्रेंड, एक ह्यूमन मुझे फ्रेंड मिले ना मिले, अब ये डायरी मेरी फ्रेंड है जिसको मैं सब शेयर करूँगी. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट. अब मैं वापस से अपने पॉइंट पे, मेन बात पे आती हूँ. दैट प्रॉम्प्टेड मीन्स एनकरेज्ड टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. मैं अब उस प्लेस पे आती हूँ. मैं अब उस बात के बारे में बात करना चाहती हूँ सबसे पहले, जिसने मुझे एनकरेज किया कि मैं इस डायरी को
सबसे पहले रखूंगी आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूं। इसीलिए अब ये डायरी मेरी दोस्त है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे फर्स्ट प्लेस पे है। और इसीलिए उसने कहा पेपर हैज मोर पैशंस देन अ फ्रेंड देन पीपल। लोगों से हम ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, कभी ना कभी वो बोर हो ही जाएंगे, हमें कितना सुन पाएंगे। लेकिन एक पेपर, उस पर आप चाहे जितना लिखो, आप लिखते लिखते शेयरिंग करो अपने आप से चीज़ों की। पेपर में पेशेंस होगा, लोगों में नहीं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। चलो मुझे ये और अच्छी तरह से बोलने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई विश्वास नहीं करेगा एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे काफी प्यारे पेरेंट्स हैं और मेरी एक 16 साल की सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और करीब 30 पीपल हैं जिनको मैं अपने दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी लविंग आंट्स हैं और मेरा एक बहुत अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। अगर ऊपर से देखें तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। केवल एक सच्चा दोस्त नहीं है मेरे पास जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं जो सोचती हूँ वो ये है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं अच्छा वक्त गुजारती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और मैं हर किसी चीज पे बात नहीं कर सकती, सिर्फ उन चीजों पे बात कर सकती हूँ उनसे जो कि ऑर्डिनरी है, जो डेली रूटीन में जो रोज की जो चीजें होती रहती है, मैं केवल उनके बारे में बात कर सकती हूँ अपने उन दोस्तों से। हर चीज के बारे में बात नहीं कर सकती। इंटरनली मैं क्या सोचती हूँ, व्हाट आई हैव, आई कांट एक्सप्रेस विद माई फ्रेंड्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हमें कोई क्लोज पर्सन आसानी से मिल जाए या हो नहीं पाता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। और शायद ऐसा है कि ये मेरी गलती है कि हम कन्फाइड नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। कन्फाइड मीन्स अपनी पर्सनल प्राइवेट बातें किसी पर्सन को बताना पूरे विश्वास के साथ, ये नहीं हो पाता किसी और के साथ। इन एनी केस, किसी भी सिचुएशन में दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ये ऐसी चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती। हम किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई हमारा क्लोज फ्रेंड बन जाए जिसको हम सब कुछ शेयर कर सकें, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। और एनहांस मीन्स टू एक्सपैंड। ये मेरा जो फ्रेंड है मेरी इमेजिनेशन में, जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। ये मेरी फ्रेंड है, ये डायरी मेरी फ्रेंड है जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी अपनी लाइफ में। और वो फ्रेंड कौन है? ये डायरी है। और मैं आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन मीन्स टू राइट डाउन। मैं इसमें वैसे नहीं लिखूंगी जैसे लोग डायरी लिखते हैं, मैं वैसे इस डायरी को नहीं लिखूंगी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। बट मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाऊंगी। मतलब कैसे? एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपने इस फ्रेंड को बोलूंगी किटी। मैं इसको एज अ पर्सन ट्रीट करूंगी। मैं जैसे लोग रूटीन वाइज रात में डायरी लिखते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो लिख देते हैं, मैं इसको केवल एक डायरी की तरह नहीं लूंगी। मैं इसको एक अपना रियल फ्रेंड बनाऊंगी। उसने इसका एक रियल नेम भी रखा, किटी। और मैं ऐसे लिखूंगी जैसे मैं बातें कर रही हूं अपने फ्रेंड से, किटी के साथ।
Since no one would understand a word of my stories to Kitty, जैसा कि हर कोई नहीं समझ पाएगा मेरे वर्ड्स को जो मैं किटी के साथ शेयर करूंगी, जो मेरी स्टोरीज हैं, जो मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, उसको हर कोई नहीं समझ पाएगा. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधा, प्लंज मीन्स टू गो इन टू जंप, अगर मैं सीधा लिखना चालू कर दूं, अगर मैं स्ट्रेट वे में लिखना चालू कर दूं तो कोई समझ नहीं पाएगा कि मैंने क्या लिखा. आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. तो सबसे अच्छा ये होगा कि मैं पहले अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच में, मतलब कि एक शॉर्ट वे में अपनी लाइफ के बारे में लिखूं. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और जो मुझे करना पसंद नहीं है. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पापा जो हैं वो इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हैं, उनके जैसा कोई और नहीं है. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. जब तक वो 36 के नहीं हुए उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की. एंड शी वॉज 25. मेरी मदर थी 25 ईयर्स की, मेरे फादर थे तब 36 ईयर्स के जब उन्होंने शादी की. माई सिस्टर मार्गो वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में मेरी सिस्टर जो मुझसे बड़ी है, मार्गो, उसका जन्म हुआ. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक मैं 4 साल की हुई हम लोग फ्रैंकफर्ट में ही थे. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. उसके बाद मेरे फादर हॉलैंड चले गए वहीं पर सेटल होने के लिए. एमिग्रेटेड मीन्स टू गो to settle in some other place, in some other country. My mother at Hollander Frank went with him to Holland in September. और मेरी मदर जिनका नाम है एट हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी हॉलैंड चली गई सितंबर में. while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. और हमें कहाँ भेज दिया? मेरे मदर फादर तो चले गए हॉलैंड और हमें, मतलब मुझे और मेरी सिस्टर को कहाँ भेज दिया गया? आकन में हमारी दादी के साथ रहने के लिए. मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गो भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके बाद फरवरी में गई 3 महीने बाद. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो. और वहां पर मुझे रखा गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट मार्गो के लिए. मैं वो छोटी सी बच्ची थी, तो जैसे मैं उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट बन गई उसके बर्थडे पर. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और वहाँ पर मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना चालू किया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं वहाँ पर जब तक मैं 6 साल की हुई मैं वहीं पर पढ़ी. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब मैं वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में थी. और जब 6th फॉर्म में, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस. और जब मैं 6th फॉर्म में आई तब मेरी टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस. वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टेयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और जब वो ईयर खत्म हुआ, वहाँ पर 6 साल तक थी, तो 6th ईयर्स के बाद उसने वो स्कूल छोड़ा, और जो उसका लास्ट डे था तब ये मिसेस क्यूप्रस और एन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे. तो दोनों बहुत इमोशनल हो गए और उनका फेयरवेल, उनका फाइनल गुड बाय काफ़ी इमोशनल रहा. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. 1941 में दादी माँ बहुत बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. और इस वक्त मेरा बर्थडे था तो बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन किया गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई और किसी को नहीं पता कि मैं कई बार उनके बारे में सोचती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया to make up for the other,
ताकि थोड़ा माहौल चेंज हो, और ग्रैंड माँ के लिए एक कैंडल जलाई गई, बाकी कैंडल के साथ भी बर्थडे पे कैंडल्स को जलाया जाता है, तो एक एक्स्ट्रा कैंडल दादी माँ के लिए भी जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों, मदर, फादर, मागो और मैं, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और आज 1942 20 जून तक भी हम सब अच्छे ही हैं। एंड द solemn डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और ये मेरी डायरी का भी एक सीरियस डेडिकेशन इसके अंदर है, जो हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, मतलब मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, इसमें एक solemn सीरियस डेडिकेशन मेरी डायरी का भी है। सो व्हाट शी रोट, डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग मीन्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। हमारी पूरी क्लास आज बहुत डरी हुई है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्योंकि आज ये रिजल्ट आने वाला है। आज टीचर्स अनाउंस करेंगे कि कौन स्टूडेंट इसी क्लास में रह जाएगा और कौन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। और क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे शर्तें लगा रहे हैं। GN एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस। GN, अब ये उसकी किसी फ्रेंड का नाम है। GN और मैं बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। आल्सो सिली, हम बहुत फनी वे में, सिली मीन्स फनी, हम बहुत फनी वे में हंस रहे हैं। हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे हैं उनकी बातें सुन के। CN एंड जैक्स, उन लड़कों के नाम क्या है? CN और जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। जिन्होंने शर्त लगाने में, ये बेट लगाने में कि कौन रहेगा कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, उन्होंने अपनी हॉलीडेज की पूरी सेविंग्स इसमें लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। सुबह से शाम तक वो यही बात करते हैं, तुम पास होने वाले हो, हम पास होने वाले नहीं हैं। नो आई एम नॉट, यस यू आर, हाँ तुम होने वाले हो पास, नो आई एम नॉट। इवन जी's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. Even जो जी की जो रिक्वेस्टिंग, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग, जो उनकी उसकी जो ग्लैंसेस थी, मीन्स जो नज़र थी, उसकी जो साइड थी रिक्वेस्ट भरी, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरी जो एंग्री आउटबर्स्ट, जो मैं गुस्से में जो चिल्ला रही थी, वो भी उनको शांत नहीं कर पाई। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। डमीज मतलब स्टूपिड्स, हैविंग नो इनफ इंटेलिजेंस। लगभग क्लास के 1/4 बच्चे जो कि डमीज ही थे, जिनमें ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, वो इसी क्लास में रह जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कर दें। वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं इस दुनिया के। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मेरी जो लड़कियाँ, मतलब जो लड़कियाँ मेरी दोस्त है, और अपने खुद के बारे में मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रही। विल मेक इट, हम नेक्स्ट क्लास में मूव हो ही जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें मैं काफ़ी वीक हूँ, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे, हालांकि ऑल वी कैन डू इज वेट। अभी हम केवल वेट कर सकते थे। फाइनल रिजल्ट जब टीचर आके सुनाएंगे तभी पता चलेगा कौन रहेगा और कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart, not to lose hope, we can say. तब तक हम एक दूसरे को सिंपैथाइज कर रहे थे, एक दूसरे को एनकरेज कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि अभी हिम्मत मत हारो। I get along pretty well with all my teachers. मेरे सारे टीचर्स जो थे उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी, उन सबसे मेरा बहुत अच्छा बिहेवियर था। There are 9 of them. There are 9 of them. टोटल वो करीब 9 टीचर्स थे। 7 men and 2 women. 7 तो मैन थे और 2 विमेन थी। मिस्टर की सिंह, द ओल्ड foggy who teaches maths.
एक हमारे टीचर थे मिस्टर की सिंह, वो ओल्ड फॉगी थे। फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन्ड पर्सन। जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस। वो मुझसे काफी नाराज रहते थे कई सालों से, बिकॉज मतलब फॉर एजेस मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब कि वो मुझसे नाराज ही रहते थे। इसका मतलब ये है बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं क्लास में बातें बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने मुझे कई बार वार्निंग्स दी। उसके बाद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक ऐसे लिख के लाओगी चैटर बॉक्स पे। व्हाट इज चैटर बॉक्स? अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। इस सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना था आप एन फ्रैंक को। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक चैटर बॉक्स के ऊपर आप क्या लिखोगे? I would worry about that later. I decided. इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी, मैंने ऐसा डिसाइड किया। I jotted down the title in my notebook. बस मैंने टाइटल, मुझे किस पे लिखना है? चैटर बॉक्स पे। ये टाइटल मैंने लिख लिया अपनी नोटबुक में। Tucked it in my bag, मैंने इसको अपने बैग में रखा। And tried to keep quiet, और बस मैंने चुप रहने की कोशिश की अब क्लास में। That evening, उस शाम, after I had finished the rest of my homework, जब मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। तो जो मैंने नोट लिखा था, मैंने जो टाइटल लिखा था कि ये आज ऐसे लिखना है, इस पर मेरी नजर गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने इसके बारे में सोचना चालू किया अपनी पेन की टिप को चबाते हुए। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी क्या करेगा, बस बिना एम के लिखना चालू कर देगा। स्टार्टिंग राइटिंग विदाउट एमलेसली इज कॉल्ड रैम्बल ऑन। और वो बहुत ज्यादा स्पेस दे देगा वर्ड्स के बीच में, ताकि ज्यादा लिखा हुआ लगे, ऐसा लगे कि ज्यादा पेजेस भर गए हैं। ज्यादा स्पेसेस हम रखेंगे तो वर्ड्स के बीच में, और बस एमलेसली लिख रहे हैं, पता नहीं है क्या लिख रहे हैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मुझे क्या लग रहा था कि मुझे ऐसा लिखना है, एक चैटर बॉक्स कैसा होता है, वो क्या क्या उसमें वीकनेस होती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब लिखने के बजाय मैं कुछ ऐसा कन्विंसिंग लिखूंगी, आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करूंगी कि बोलने की बहुत जरूरत होती है, ये बोलना एक नेसेसिटी है। I thought and suddenly I had an idea. मैं सोचती गई और फाइनली मुझे एक आइडिया मिला। I wrote the 3 pages Mr. K Singh had assigned me. जो टाइटल उन्होंने मुझे दिया था उस पर मैंने 3 पेजेस लिख दिए and was satisfied, और मैं satisfied थी मैंने जो भी लिखा उससे। I argued that talking is a student's trait. मैंने लिखा कि बोलना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक विशेषता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं बहुत कोशिश करूंगी, आई विल डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल में रखने की मैं बहुत कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। लेकिन मैं अपने आप को सुधार नहीं सकती, कम बोलना मैं चालू नहीं कर सकती, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही बातूनी है जितनी मैं हूं। इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं तो इतनी तो हूं जितनी मेरी मदर बातूनी है। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, मतलब कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी विशेषताएं जो मदर फादर से आप में आती है, वो आप में ट्रांसफर्ड होती हैं, उन ट्रेट्स का, उन लक्षणों का आप कुछ नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल है। तो ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के ऐसा किया, ये तो मम्मी पापा के गुण हैं जो आप में आ गए, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा उसने जस्टिफाई किया अपने आर्गुमेंट को इस ऐसे में 3 पेजेस में। मिस्टर की सिंह हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स। मिस्टर की सिंह ने जब मेरा ऐसे पढ़ा तो उनको वो खूब हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे
through the next lesson, he assigned me a second essay. और जब मैं आगे वापस से बातें करने लगी क्लास में, जब वो दूसरा लेसन पढ़ा रहे थे, मैंने वापस से अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्तों से बातें करना चालू कर दिया, लाइक अ चैटर बॉक्स. ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे दे दिया लिखने के लिए. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इस बार ये ऐसे किस पर था? चैटर बॉक्स पर नहीं, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बातूनी इंसान, उस पर लिखना था. आई हैंडेड इट इन, मैंने इस पर लिखना चालू किया. एंड मिस्टर की सिंह हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. I handed it in and Mr. Ki Singh had nothing to complain about for 2 whole lessons. आगे जब मिस्टर की सिंह ने पढ़ाना चालू किया तो आगे के 2 लेसन्स तक उन्हें कोई शिकायत करने का मैंने मौका नहीं दिया. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. लेकिन जब 3rd लेसन वो पढ़ा रहे थे तभी उन्होंने मुझे बोला, एंड फ्रैंक, पनिशमेंट के लिए, क्लास में बातें करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और अब तुम्हें ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने आवाजें निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक. नाउ दिस इज अ साउंड ऑफ, जो डक के जो बच्चे होते हैं उनका साउंड होता है क्वैक क्वैक, यानी कि ऐसा भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलना, वो होता है क्वैकिंग. द क्लास रॉयड, क्लास शोर मचाने लगी, क्लास बहुत ज्यादा हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसी आ गई. Though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. मैंने ये जो टॉपिक था इस पर अपनी सारी इंजेन्युइटी लगा दी, सारी अपनी क्रिएटिविटी, सारी अपनी मैंने क्लेवरनेस, ओरिजिनलिटी, वो सब मैंने लगा दी इसके बारे में लिखने के लिए. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब टाइम आ गया था कि कुछ और करना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली अब करने की बारी आ गई थी. माई फ्रेंड सैन, हु इज गुड एट पोएट्री, मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली जो पोएट्री लिखने में काफ़ी एक्सपर्ट है, जिसका नाम है सैन. ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स. उसने मुझे हेल्प ऑफर की कि तुम ये जो तुम्हारा एसे है इसको शुरू से लेके एंड तक वर्स में लिखो. मतलब कि एक पोएम की फॉर्म में इसको लिखती हूं मैं, ऐसा उसने हेल्प ऑफर की. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी. मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. मिस्टर की सिंह ऐसा सब्जेक्ट देकर शायद वो मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे, बट विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये जो रिडिकुलस मतलब कि यूजलेस सब्जेक्ट था ये एक, जिस पर उन्होंने मुझे ऐसे लिखने को कहा था, और उनको लगा होगा शायद कि मैं इस पर कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी और फिर वो मेरी हंसी उड़ाएंगे. लेकिन मैंने सोच रखा था कि अब जो जोक होगा वो मुझ पर नहीं, वो मिस्टर की सिंह पे होगा. आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मैंने अपनी पोएम लिखी और ये काफ़ी अच्छी पोएम बन गई इस सब्जेक्ट पर शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. आई रॉट द एसे इन अ फॉर्म ऑफ वर्स, इन अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, और ये पोएट्री काफ़ी अच्छी सी बन गई. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान. ये एक मदर डक, मतलब कि एक मदर डक और फादर स्वान. स्वान इज मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक, मतलब एक डक पेरेंट्स हैं, उनके विद 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 डकलिंग्स हैं, उनके 3 बच्चे हैं. हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर. उनके पिता ने, उनके फादर ने उन बच्चों को बहुत पीटा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा वो क्वैकिंग साउंड निकालते थे. लकीली, फॉर्चुनेटली, मिस्टर की सिंह टुक द जोक द राइट वे.
और ये जो मैंने सटायर किया, ये जो मैंने लिखा, मिस्टर कीसिंग ने इसको सही वे में लिया। उन्होंने इसको फनी वे में नहीं लिया, उन्होंने इसको सेंसिबल वे में लिया, इसको समझने की कोशिश की। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम पूरी क्लास में पढ़ के सुनाई। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उन्होंने अपने खुद के कमेंट्स भी इसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने ये पोएम सिर्फ हमारी क्लास में नहीं बल्कि जो दूसरी अदर जो क्लासेस थी उनमें भी उन्होंने ये पोएम सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे छूट मिल गई क्लास में बातें करने की और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी मुझे नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके अपोजिट, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसके बाद मिस्टर कीसिंग भी बहुत ज़्यादा जोक्स सुनाया करते हैं क्लास में इन दिनों, यानी वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक किया करते हैं क्लास में। योर्स एन, तुम्हारी प्यारी एन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन। ये जो हमारा चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है, उसकी जो डायरी थी उसके ऊपर एक बुक भी छपी थी, बाद में उनके फादर ने छपवाई थी, और ये बुक छपी थी जब एन फ्रैंक की डेथ हो गई थी। तब उसके बाद ये उनकी डायरी उनके फादर को मिली, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया, और वो बुक जो थी जो उनकी डायरी पे बेस्ड थी वो बेस्ट सेलर बुक बन गई, जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसका एक एक्सट्रैक्ट था ये जो हमने पढ़ा। सो दिस वाज द चैप्टर, वी हैव रेड इट, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।